नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। वो चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मां बेटे में इतना गुस्सा है कि अगर मैं उनके सामने जाऊं वो मुझे जिंदा भी नहीं रहने देंगे। देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, दरिया जैसा दिल चाहिए। उनका भाषण सुनकर हंसी आएगी। वोट देने वालों को समंदर में डूब जाना चाहिए। आंखें राक्षसों जैसी हैं, वगैरह वगैरह। ये चंद टुकड़े उन अल्फाजों के हैं जो इस चुनावी सरगर्मी में जनता के बीच परोसे जा रहे हैं। कभी मोदी, कभी प्रियंका, कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया, कभी सलमान खुर्शीद, कभी फारूक अब्दुल्ला, कभी शिवपाल सिंह यादव, कभी कोई और तो कभी कोई और। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे तमाम बुनियादी सवालों से जूझते देश के लोगों के अपने नेताओं की जुबान से यही सुनने को मिल रहा है। उन्हें सियासी मर्यादाओं को ताक पर रखकर नेताओं की जुबान से व्यक्तिगत आरोपों के तीर निकल रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर क्यों पूरा चुनाव गांधी परिवार बनाम नरेंद्र मोदी की जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है? क्यों बीजेपी के एजेंडे में गांधी परिवार और कांग्रेस के एजेंडे में मोदी? व्यक्तिगत आरोपों की बरसात के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या देश चलाने के लिए मोदी के पास दरिया जैसा दिल नहीं है? क्या 2014 का चुनाव गांधी परिवार बनाम मोदी के बीच सिमट गया है? क्या व्यक्तिगत बयानबाजी में जनता से जुड़े असल मुद्दे पीछे नहीं छूट गए? पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। ये भारत देश है। इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। ये माँ बेटे को मुझ पर इतना गुस्सा है, कभी सामने मिल जाऊंगा तो पता नहीं मुझे जिंदा रहने देंगे कि नहीं। इतना गुस्सा है तो 10-12-15 चाटे मार देंगे मुझको। कहां तो 2014 का चुनावी महाभारत जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर शुरू हुआ था, लेकिन 6 दौर की वोटिंग के बाद ही सियासी दलों का रंग उतर गया। गिने चुने अपवादों को छोड़कर सियासी तकाजा था कि चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत हमलों से परहेज किया जाता था। लेकिन इस बार मर्यादा के सारे बंधन टूट रहे हैं और इस खेल में न बीजेपी पीछे है और न कांग्रेस और न ही बाकी पार्टियां। हैरानी इस बात पर भी है कि 1.25 अरब के देश में चुनाव का पूरा ताना बाना गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग में सिमट गया है। सत्ता का क्रूर बल नहीं, एक नैतिक शक्ति चाहिए। इसे चलाने के लिए अपनी क्षमताओं का खोखला बाहरी प्रदर्शन नहीं, एक भीतरी दृढ़ता चाहिए। ये राहुल भैया के भाषणों की छोटी छोटी कैसेट बना करके अगर टीवी पर दिखाओगे पेट पकड़ करके मनोरंजन मिलेगा आपको। ऐसी हंसी खुशी की शाम होगी, आपको आनंद आएगा। ऐसे लोग देश चलाएंगे क्या? व्यक्तिगत आरोपों के जरिए एक दूसरे को सच्चा झूठा साबित करने का सिलसिला यही नहीं थमता। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर एक सीडी जारी कर आरोपों के ढेर लगा दिए तो प्रियंका फौरन मैदान में आ गईं और कह दिया कि बीजेपी के नेता बौखलाए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। एक परिवार के प्रभाव के कारण कांग्रेस की राज्य सरकारों ने श्री रॉबर्ट वाड्रा को जबरदस्त कमाई के लिए सारे रास्ते खोले। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। व्यक्तिगत आरोपों का ये खेल पिछले कई दिनों से जारी है और इस खेल के खिलाड़ी सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही नहीं। अब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने वाले बयान पर जवाब देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को वोट देने वालों को समंदर में डुबोने का विवादित बयान दिया है। जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए। जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना है।
सवाल है कि जब 543 सीटों में से 349 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, सिर्फ 194 सीटों की वोटिंग बाकी है, तो फिर चुनाव व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के दायरे में क्यों सिमट गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि व्यक्तिगत आरोपों की वजह से क्या देश के आम आदमी के मुद्दों को हाशिए पर धकेला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। सोचिए जरा कि ये जो बयानबाजी का दौर सा चल पड़ा है, इस बीच आप कहां हैं? आपके मुद्दे कहां हैं? सरोकार आपके कहां है? क्यों आखिर नेता इस तरह के बयान देते हैं? इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी से सीपी रॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में। और संबित पात्रा साहब, पहला सवाल आपसे ही है मेरा। कांग्रेस के नेता जब जुड़ेंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा, प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया है, लेकिन आपके पार्टी के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने ये बयान दिया था कि सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, तो क्या इस देश में क्या बॉडी बिल्डर की अब जरूरत पड़ेगी सरकार चलाने के लिए? अगर 56 इंच का सीना है, उसके अंदर दिल भी तो हो, प्रियंका गांधी ने कहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है 56 इंच का सीना। गुजराती का एक फेमस सेइंग है। खैर, अगर हम उस गुजराती के सेइंग को भी ना लें, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और आप जैसा बोल रहे हैं, मैं उस पे भी लूं, तो वाकई मैं कहूंगा 56 इंच का सीना चाहिए। देश चलाने के लिए भी चाहिए और आज की जो परिस्थिति है 2014 के चुनाव में, वहां भी चाहिए। इसलिए चाहिए, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति। सीना तो चाहिए सर, लेकिन ये बयान क्यों चाहिए? नहीं, मैं बता रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक रंक राजा से भिड़ रहा है। कौन रंक है? मोदी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग रंक हैं, क्योंकि हमें प्रजा के रूप में देखा गया है। आज पहली बार चाय बेचने वाला साम्राज्य से भी जो भिड़ रहा है, वो रजवाड़े परिवार से भिड़ रहा है। क्या ये डेमोक्रेसी में अलाउड नहीं है? और जो भिड़ता है रजवाड़े से, इसका जवाब लूंगा, कांग्रेस के नेता से जवाब लूंगा। लेकिन संबित पात्रा साहब, ये बताइए, मेरा मसला जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ये है, इस तरह के बयानों की जरूरत क्यों आपको पड़ रही है? आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष की तरह प्रोजेक्ट किया, तो वही एजेंडा रखते ना। इस तरह की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी क्यों गांधी परिवार को लेकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आपको याद होगा 7 तारीख को जब हमारे मैनिफेस्टो का रिलीज हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम ये जो चुनाव 2014 का लड़ रहे हैं, केवल और केवल 2 शब्दों को लेकर लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। कोई थर्ड विषय है ही नहीं। अब क्यों आ गया? फिर कभी क्यों आ गया? हमारे में कभी नहीं आया। मौत के सौदागर, जहर की खेती, जहरीले लोग से लेकर चूहों तक, ये सब कांग्रेस के डिक्शनरी में है। हमारे डिक्शनरी में 56 इंच का सीना तो हमने खुद का बताया था, हमने कांग्रेस का तो नहीं बताया था। मैं उसका जवाब लूंगा। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे जवाब लूंगा। सीपी रॉय समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। सीपी रॉय साहब, आपकी पार्टी में तो बयान बहादुरों की अगर बात की जाए तो एक लंबी फहरिस्त है। आपके नेता मुलायम सिंह यादव ने तो रेप वाले मामले में इतना संवेदनहीन बयान दे दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। आजम खान साहब ने करगिल वाला बयान दे दिया था। क्यों इस तरह के बयानों की जरूरत पड़ती है? मुद्दे क्यों नहीं? जनता से क्यों नहीं सरोकार? आप केवल 2 बयानों का जिक्र कर रहे हैं जिस पर दोनों ने अपनी बात कह दी। मुलायम सिंह ने भी कह दिया, उनसे बड़ा कोई हितैषी महिलाओं का नहीं है। 2 बार महिलाओं के लिए जेल काटा उन्होंने, कई महीनों महिलाओं के बलात्कार पर। और वो खुद बहुत बुजुर्ग हैं और बहन बेटियों के लिए जितना उन्होंने किया है शायद किसी सरकार ने किया। सर, उस बयान की क्या जरूरत थी? मुझे ये समझाइए, उस बयान की जरूरत क्या थी चुनाव के बीच में? क्यों मन से उन्होंने ये बोल दिया? उससे क्या नहीं, राष्ट्र की कौन सी समस्या उसे सुलझ रही थी? सिंह ने कहा नहीं, हमारे दोनों नेता, हमारे दोनों बड़े नेता, उनके भाषण के सारे फुटेज उठा लीजिए। उनका पूरा भाषण लगातार कार्यक्रमों पर, नीतियों पर, सिद्धांतों पर केंद्रित है। हम क्या करेंगे इस पर केंद्रित है। हमारी सरकार बनेगी तो हम 7% पैसा हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, इस पर केंद्रित है। अच्छा। हम 6% चिकित्सा पर खर्च करेंगे, इस पर केंद्रित है। हम कृषक को मजबूत करेंगे, इस पर केंद्रित है। हम देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, इस पर केंद्रित है। चलिए ठीक है, आप मान नहीं रहे हैं। किसान नीति बनाएंगे, कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे तो उनसे भी मैं इस पर जवाब दूंगा। आता हूं सीपी रॉय साहब, आऊंगा आपके पास, लेकिन उर्मिलेश जी हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अखिलेश जी, एक मिनट जी, छोटे में बात है कि ये दोनों दल जो 250 सीटों पर सिमटने जा रहे हैं, पता नहीं क्यों इनके बीच में युद्ध दिखाया जा रहा है। सर, ऐसा तो नहीं है। सुनिए सीपी रॉय साहब, कोई बेचैनी तो आपके अंदर नहीं है? जिस तरीके से पूरा मुद्दा जो है, जो चर्चा हो रही है, गांधी परिवार और मोदी के बीच में ये चुनावी चर्चा सिमटती नजर आ रही है, आप लोगों में कोई बेचैनी तो नहीं है इससे? नहीं, हमें कोई बेचैनी नहीं है। ये आप नहीं, मीडिया के कुछ इस तरह के वर्ग हैं जो इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार से बाहर नहीं है, वो हम लोग इससे बेचैन नहीं है, क्योंकि हम जनता के बीच में हैं और जमीन पर हैं।
समाजवादी पार्टी ये आप पे आरोप संबित पात्रा लगा रहे हैं, आप भी गांधी परिवार के हिस्से में आते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इन्होंने कहां खड़ा किया है कोई उम्मीदवार गांधी परिवार के खिलाफ? कहां खड़ा करते हैं कभी भी? और आप देखिए कांग्रेस और सपा में क्या फर्क है, सब एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ये क्या उन्होंने सवाल तो है सर, ये समझाइए जरा क्या फर्क है? संबित पात्रा हमारे खिलाफ खड़ा नहीं किया है, ये कोई मतलब नहीं है। ये कैसा मतलब है? आपने खड़ा ही नहीं किया कैंडिडेट उनके खिलाफ और आप बोल रहे हैं कि हम अलग हैं उनसे। पात्रा जी बहस करना है तो इस बात पर बहस करिए कि मोदी के मंच पर हर महीने 300 करोड़ रुपए की शराब की तस्करी करने वाला मुलायम सिंह जी, मैं आपसे बहस भी नहीं करता हूं। जो बच्चों से गलत हो जाती है, जैसे घिनौना विषय बोलते हैं, मैं उनसे बहस भी नहीं करता हूं। चलिए ठीक है, मैं आता इस गुजरात से बाहर निकलते हैं, मैं आऊंगा आपके पास। तरह से आपने दोहरा रवैया साहब, एक मिनट उर्मिलेश जी को मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। उर्मिलेश जी अल्पसंख्यकों को नहीं दिया। सीपी रॉय जी, मैं आता हूं आपके पास। गुजरात के कुछ लोगों को चमकाया। आपसे गुजारिश है, एक मिनट आप चुप हो जाए, मैं आऊंगा सर आपके पास, पूरा मौका आपको मिलेगा। लेकिन उर्मिलेश जी, आपसे मेरा सवाल है, इस तरह के बयानों की जरूरत क्यों पड़ती है नेताओं को? इसलिए ताकि जो असल मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, उससे उनका ध्यान हटा दे? आपके सवाल में ही जवाब है। आप कह रहे हैं कि 1.25 अरब के देश में ये नेता जो बड़ी पार्टियों के हैं इस तरह से क्यों बोल रहे हैं जी। असल मुद्दा वही है कि जनता के साथ जिस तरह नाइंसाफी वो करते हैं सत्ता में आने के बाद, जिस तरह गवर्नेंस के साथ बड़े बड़े कंप्रोमाइजेस करते हैं बड़े थैलीशाहों के साथ, जिस तरह ठेके टेंडर में जमीन के को सौंपने में तमाम तरह के जो समझौते किए जाते हैं, अमर्यादित आचरण किए जाते हैं, गैर कानूनी काम किए जाते हैं, वो जनता के सामने बिल्कुल उनके सामने सवाल के रूप में है। लेकिन जनता उनसे संवाद नहीं कर पाती और यही कारण है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता इस देश में हैं या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो नहीं चाहती कि जनता के असल सवाल चुनाव में इशू बनकर उभरे। जैसे उदाहरण के तौर पे अब आप हमको बताइए कि इस देश में चाहे जितनी पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की बात मैं कर रहा हूं, खासकर 2 पॉलिटिकल पार्टीज की, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य हेल्थ केयर के बारे में, सिंचाई के बारे में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इनके जो एजेंडे, इन पर बात क्यों कराएंगे? ठीक है, क्योंकि सभी विफल हैं जी। एक मिनट सर, संबित पात्रा साहब, यही कारण है कि तू में हो रही है। सामने तो इतनी उर्वर जमीन थी चुनाव लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास का मुद्दा आप उठा रहे थे, कहां नरेंद्र मोदी भी इस बयानबाजी के चक्कर में फंस गए? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझने का है। मुझे आप 50 सेकंड का अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए। विकास के मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, पहले भी हमने कहा था वही एकमात्र हमारा मुद्दा है, फिर भी क्यों भटकाने? एक चीज देखिए, हाल के दिन नहीं संबित पात्रा साहब, सवाल आपको वक्त दूंगा, लेकिन हाल के दिनों में जब भी हमने नरेंद्र मोदी को सुना मंच से, गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही उनका पूरा भाषण होता है। जनता का क्या इससे सरोकार है, ये बताइए। जनता का सरोकार नहीं है गांधी परिवार से। जो परिवार 65 वर्ष तक हिंदुस्तान पे राज, जनता का सरोकार आप मुझे 50 सेकंड दीजिए, मैं आपका उत्तर दे दूंगा, बीच में इंटरप्ट ना करें, मैं जरूर उत्तर दूंगा। आप देखिए, जो गांधी परिवार एक राजा परिवार की तरह, फ्यूडल लॉर्ड की तरह हिंदुस्तान पे राज कर रहा है। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा हुआ है कि आम जनता, जो आम जनता से उभरा हुआ व्यक्ति, उसे चुनौती दे रहा है। आप देखिए, 50-60 वर्षों में हिंदुस्तान में जितने पार्टी बने हैं, जितने पारिवारिक बेस पार्टी, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे बसपा की पार्टी हो, ये सारे लोग जाके चुंबक की तरह उसी परिवार से चिपके हुए हैं, उसी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनसे ही बेनिफिट ड्राइव कर रहे हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने चुनौती दिया है इस परिवार को। और इसका मतलब वाजपेयी चुनौती नहीं दे रहे, मैंने कहा ना, कैडर चुनौती नहीं दे रहे, आरएसएस चुनौती नहीं दे रही है। हम 2014 के चुनाव के बारे में डिबेट और डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे इतिहास में जाने कहेंगे, वहां भी मैं जाऊंगा। बताइए, चुनाव की जब शुरुआत हुई तमाम चरणों की, मैं कंप्लीट कर लूं। छोटे में बोलिए सर, आप बहुत लंबा बोल रहे हैं, छोटे में जवाब। महत्वपूर्ण विषय है कि पहली बार चुनौती दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है तिलमिलाहट होगी, ना केवल गांधी परिवार में मगर उन सारे पार्टीज में जो गांधी परिवार से हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ने वाले हैं, थोड़े लेट हो गए हैं, उनसे मैं इसका जवाब लूंगा, वही आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन सीपी रॉय हमारे साथ समाजवादी पार्टी से लगातार बने हुए। सीपी रॉय साहब, आप लोग तो समाजवादी हैं, लेकिन आप लोग भी हाल के दिनों में जिस तरह के हथकंडे तमाम अपना रहे हैं, चाहे बयानबाजी का दौर हो या फिर हमने बनारस में देखा जब नरेंद्र मोदी वहां से मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर निकल चुके थे, तो किस तरीके से गंगा जल से वहां धोया गया। क्यों इस तरह के हथकंडे आप लोग राजनीति में अपना रहे हैं? मैं कंडेम करता हूं, मैं उस घटना को कंडेम करता हूं और उसी दिन कंडेम किया मैंने। उसी दिन वहां के अध्यक्ष को फोन करके पूछा कि क्या यह कार्यक्रम आप लोगों का था, उन्होंने इनकार कर दिया। किन लोगों ने किया नहीं मालूम। इस तरह की हरकतों के हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि इस लोकतंत्र पर आमने सामने खड़े होइए और देश के जो मुद्दे, जैसा उमेश जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, जो देश के मुद्दे हैं उस पर स्पष्ट अपनी नीति पेश करिए। और मोदी जी को भी वही करना चाहिए था। वो भैंसे और शेर के इर्द गिर्द घूमने के बजाय
और छोटी छोटी बातें करने के भैंसों की इर्द गिर्द कौन घूम रहा था? नहीं, उनको करने के मुलायम जी, भैंसों की इर्द गिर्द तो आपके आजम खान घूम रहे थे। मोदी जी घूम रहे थे। नहीं, मोदी जी जवाब तो अखिलेश यादव ने भी दिया। भैंस तो उनकी खो गई थी आजम खान की, जिसके लिए 3 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सस्पेंड हुए थे, पुलिस ऑफिसर, मगर मुजफ्फरनगर के लिए एक भी सस्पेंड नहीं किया। अब खुद इनके मुंह से भैंसों की बात सुनिए। देखना चाहते हैं बात को, वो बहस में सामने वालों को सुनना नहीं चाहते, ये इनका दुर्भाग्य है। मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी ने बड़ी अच्छी बात है, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अपनी बात छोटे में रखिएगा सर। क्या नरेंद्र मोदी ने एक बार भी यह बोला कि वित्त नीति, अर्थनीति क्या होगी, उसमें क्या परिवर्तन होगा? क्या उन्होंने एक बार भी बोला कि शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन होगा? क्या एक बार भी बोला कि कृषि? सर लेकिन वो तो यहां तक बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक मिनट, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वहां काशी में गंगा में नहाकर आप लोग के पाप धोएंगे। ऐसी जमीन ही क्यों दी आपने उन्हें? फिर नरेंद्र मोदी जी ने इन इश्यूज पर कोई एक शब्द बोला हो? सीपी रॉय साहब, नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि काशी में गंगा में नहाएंगे और आप लोग का पाप वो धोएंगे। ऐसी जमीन उन्हें क्यों दी आपने? फिर आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई कि मोदी ऐसा भाषण वहां जाकर दे रहे हैं? गंगा में नहाने पर दूसरे का पाप नहीं, अपना पाप धोते हैं। वो अपने पाप की चिंता करें। उनका चेहरा जिस तरह का पूरे देश और दुनिया के सामने है वो सब लोग जानते हैं। हम उस स्तर पे बातचीत पे नहीं उतरना चाहते। पात्र छोटे में जवाब दीजिए। नहीं, जैसे बोल रहे हैं, मैं छोटे में कैसे जवाब दूं? बोलिए दायरे में बोलिए तो सही है। मुलायम जी शांत हो जाइए। देखिए महत्वपूर्ण विषय कौन मुझे समझा रहा है? उनके पार्टी के नेता हैं मुलायम सिंह, तो सीपी रॉय साहब। मैं मुलायम जी के जब बाहर कोई मोदी करेंगे तो मैं भी मुलायम करूंगा। आप देखिए मुलायम जी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि उनके पार्टी से मुद्दों पे डिस्कशन करने का विषय बिल्कुल समझ से परे है। वैसे मुद्दों पे आप लोग तो चर्चा नहीं, मुद्दों पे चर्चा इनको मैं भेज दूंगा। हमारा मैनिफेस्टो पूरा पढ़ ले, मोदी जी के भाषण में भेजूंगा, वो भी पूरा पढ़े। मगर भैंसों पे ये पूरा राजनीति करते हैं। आजम खान जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो सेना है उसमें मुसलमानों ने ही हमें बचाया करगिल में, हिंदू तो कहीं थे नहीं। जिस प्रकार के बयान आजम खान से आता है, जिनको मुद्दों पे एक आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं ये बताइए समित पात्रा साहब। हम गुस्से में प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया है, प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि मतलब चूहों की तरह बौखलाए फिर रहे हैं आप लोग। चूहों की तरह कौन बौखला रहा है? वो आप प्रियंका जी से ही पूछिए। चूहे जैसे शब्द का इस्तेमाल कौन किया? वैसे मैं प्रियंका जी की बात से सहमत हूं। हम गणेश जी के वो चूहे हैं जो रजवाड़ा को इस तरह कुतर देंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा 16 तारीख के बाद कि चूहों ने क्या कर दिया। मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता से हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द, उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन उर्मिलेश जी, कहां हम जा रहे हैं? ये देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? अगर इसी तरीके से नेता तू मैं करते रहेंगे तो फिर जनता के मुद्दे कहां रहेंगे? नहीं, ये उनको मजा आ रहा है इसमें, क्योंकि इतना पैसा खर्च हो रहा है इस चुनाव में। दुनिया के किसी भी विकसित देशों की बात हम करें, अगर विकासशील देशों की बात ना करना चाहें, मैं समझता हूं कोई विकासशील देश ऐसा नहीं होगा इस दुनिया में जिसके डेमोक्रेसी के इलेक्शन पर जो महायज्ञ माना जाता है डेमोक्रेसी का, उस पर इतना बेशुमार खर्च हो। और जो विकसित देश दुनिया के हैं तथाकथित, जो सबसे विकसित माने जा रहे हैं, वहां भी जो खर्च है, मैं समझता हूं इतना विशाल खर्च, माय गॉड, आई मीन हॉरिबल। ये इस पर क्यों नहीं निगाह लोगों की है? इसलिए ये तमाम नेता चाहते हैं कि असल इश्यूज पर ध्यान न हो। अब ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, आप ये बताइए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो पर कोई चर्चा कर रहा है इस देश में, जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं? इसलिए नहीं, जनता चाहती है करना, लोग चाहते हैं दल है गांधी परिवार वर्सेज मोदी, ऐसा लग रहा है कि इसी के भी चर्चा सिमट गई है। मुझे कहने दीजिए। देखिए एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है जी, न तो ये चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए इनका मैनिफेस्टो, न इस देश में जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं जैसे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी, वो भी नहीं चाहता। इसलिए नहीं चाहता कि बड़ी कारपोरेट पूंजी इस चुनाव में लगी हुई है सभी दलों की तरफ से। कहीं ना कहीं कारपोरेट पूंजी का रिश्ता हमारे मीडिया से भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो कोलैबोरेशन है, मैं समझता हूं इस चुनाव का सबसे ट्रेजिक जो पहलू है वो यही है। लेकिन उदाहरण के तौर पे इन्होंने मैनिफेस्टो की बात की, मैं ज्यादा नहीं उठाऊंगा, मैं 2 मुद्दे केवल उठाना चाहता हूं। भैया, कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिक एजेंडे में और आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडे में क्या फर्क है? नंबर बुनियादी फर्क है? एफडीआई में एक मुद्दे को छोड़कर। दूसरी बात यह है कि आप कहते, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आपने मैनिफेस्टो में कहा किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि भारत में अपनी राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन उनको हम ऑटोनॉमी देंगे। अरे भैया, इस दुनिया के जितने बेहतरीन डेमोक्रेसीज हैं, जितने विकसित डेमोक्रेसी हैं, सब जगह इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन
पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के तहत हैं। ये चाहते हैं, ये देखिए इन्होंने खोखला कर दिया है। समझ गया, एक मिनट उर्मिलेश जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा एक सवाल है संबित पात्रा साहब आपसे कि बोलने की इस कदर बेचैनी है आपकी पार्टी के नेता में, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के संदर्भ में मैं ये कह रहा हूं, आज भी जो उन्होंने भाषण दिया यहां तक कह गए कि राहुल गांधी ने 27,000 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। क्या जरूरत है ये बोलने की? राहुल गांधी कहते हैं कि 27,000 करोड़, 27,000 बोला था उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है वो बात। कहां मोदी चले गए? 27,000 करोड़। अभी आप ये बड़बोलापन नहीं है तो क्या? ये बड़बोलापन नहीं है। पहली बार सबको मिर्ची इसलिए लगी हुई है, कोई आदमी उठ के बोल तो रहा है रजवाड़े परिवार के खिलाफ, ना बोले कोई भी, चाहे तत्वों को तोड़ के पेश करते हैं। कौन तत्वों को मरोड़ के पेश कर रहा है? गुजरात में इतने वर्षों तक हमारी सरकार रही, कोई तत्वों को मरोड़ दिया? वहां पे हमने लोगों की जिंदगी बनाई है। वहां पे आप कह रहे हैं ना, विपक्षी पार्टियां तो नहीं कह रही हैं ऐसा। विपक्षी वहां क्यों निस्तनाबूत हो गए? कोई गोली रख के हमने निस्तनाबूत कर दिया क्या उनको? उन्होंने काम नहीं किया, हमने अच्छा काम किया, इसलिए कांग्रेस वहां से डिसिमेट हो गई। तो यही तो मैं कह रहा हूं, वहां बन नहीं पाई। यही तो मेरा सवाल है कि आप पॉजिटिव कैंपेन कीजिए ना, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइए। क्या जरूरत है कि आप गांधी परिवार के इर्द-गिर्द घूमने लगे? हम गांधी परिवार की परिक्रमा करने लगे। गांधी परिवार की परिक्रमा, गांधी परिवार का परिक्रमा तो गांधी परिवार के जो भक्त हैं वो करेंगे। हम गांधी परिवार को निस्तनाबूत करने में लगे। रणदीप सुरजेवाला जुड़ गया मेरे साथ। एक मिनट सर, छोटे में कहिएगा। 91, देखिए गुजरात की बात कर रहे हैं कि गुजरात हमने बनाया, ठीक है भैया, ये क्यों इतिहास के साथ अन्याय कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, न मैं कांग्रेस की तरफ से बोलूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ भी बोलता रहा हूं लगातार। मैं समझ रहा हूं। 91 से 98 के बीच में अगर गुजरात का रिकॉर्ड देखिए, सबसे बड़ी प्रगति दर है। ठीक है, वो डाइवर्ट हो रहे हैं। मोदी साहब, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। प्रियंका गांधी उन्हें जवाब देती हैं, वो कहती हैं कि दरिया दिली से दरअसल सरकार चलती है, देश चलता है। सवाल यह है कि जनता इस बीच कहां है? सीने और दिल के बीच जनता के मुद्दे कहां हैं? मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है? इस तरह की आपसी तू-तू मैं में नेता क्यों जनता को उलझा रहे हैं? इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल में। कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जुड़ तो चुके हैं, लेकिन ऑडियो में किसी तरह की दिक्कत की वजह से मैं अभी उनके पास नहीं जा पाऊंगा। ऐसे में संबित पात्रा, आपसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्यों आप लोगों को अचानक ये महसूस हुआ जब कई चरण के चुनाव हो गए कि गांधी परिवार पर हमला किए बिना वोट हासिल आपको नहीं होंगे? क्यों हर भाषण में अब गांधी परिवार का जिक्र कर रहे हैं मोदी? नहीं, अगर 65 वर्षों से गांधी परिवार ही हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रही है तो स्वाभाविक रूप से जो पॉलिसी पैरालिसिस रहा है हिंदुस्तान में, उसके लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराना ये हमारा दायित्व भी है। मगर देखिए, हमने डेवलपमेंट और गवर्नेंस को लेकर आरंभ किया अपना पूरा भाषण और अपना पूरा जो मैनिफेस्टो रहा है, मगर कहीं ना कहीं गांधी परिवार को ऐसा लगा कि हमें अब आके नरेंद्र मोदी पर डायरेक्टली अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये तो रजवाड़े को समाप्त कर देंगे हिंदुस्तान से। वो एक अलग पहलू है, लेकिन उर्मिलेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या यह भी एक बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी को इस तरह से आक्रमण करने का मौका मिला है गांधी परिवार पर या यूपीए सरकार पर, जो 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, भ्रष्टाचार, महंगाई या फिर पॉलिसी पैरालिसिस की जो स्थिति देखने को मिली? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी की जगह बीजेपी की तरफ से दूसरा भी कोई होता तो उसको भी जो कांग्रेस के खिलाफ या यूपीए 2 की लीडरशिप के खिलाफ जो इतना जनाक्रोश है, इतनी जो परेशानियां लोगों की हैं, करप्शन की बात छोड़िए, महंगाई है, जो नीतिगत सवाल बड़े हैं, महंगाई का सवाल है, जो जिस तरह इकॉनमी चलाई इन लोगों ने, जिस तरह से एक निरंकुश ढंग से, तानाशाह ढंग से ये कहा कि हम एफडीआई रिटेल में लाएंगे, आप कुछ भी कर लें। पार्लियामेंट में लगातार शोर होता रहा, लगातार विरोध होता रहा, चौतरफा। इसके बावजूद जो ऐसी नीतियां थोपी गई भारत में, जिनसे न केवल महंगाई बढ़ी, बल्कि बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा। देखिए, मेरा इससे अलग हटके एक सवाल, क्यों ऐसा कांग्रेस को लगा बीच चुनाव के बीच, जब चुनाव के 6 चरण गुजर गए, उसके बाद जिस तरह से मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी ने, कि प्रियंका को अब आगे किया जाए? राहुल गांधी कहीं सीन में फिलहाल नजर नहीं आ रहे इन दिनों, क्यों ऐसा? नहीं, ये कोई खास रणनीति हो सकती है? ऐसा तो नहीं, मुझे लगता है राहुल तो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं। हाल के तौर पर हाल के दिनों में कांग्रेस में प्रियंका ही नजर आ रही है। उसकी वजह है उसकी मीडिया कवरेज। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि प्रियंका गांधी एक आकर्षक व्यक्तित्व हैं और वो जाहिर है उस खानदान की हैं, 2 केवल निर्वाचन क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं, इसके बावजूद अगर 2-3 दिन से मीडिया में वो बहुत आगे हैं, तो जाहिर है ये मीडिया की पसंद का भी प्रश्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोदी को जवाब दे रही है उस तरीके से, ये भी तो सर आप देखें। नहीं, तो जो जवाब की तैयारी जहां से होती है वहां से जवाब मिल रहा है। वो जवाब राहुल गांधी भी देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं, लेकिन कई बार वो मीडिया में उभर कर नहीं आता। देखिए, और कई बार बहुत आता है। तो ये मीडिया भी सेलेक्टिव है कि किस चीज को ऊपर लाए, किस चीज को पीछे लाए। और इसमें प्रियंका का जो आकर्षण है वो यही है कि प्रियंका काफी फ्रंटल अटैक कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संबित पात्रा साहब, घबराहट तो नहीं है कहीं प्रियंका आ गया कहीं तो?
प्रियंका कहाँ जाएगी? आगे आ गई अगर पार्टी की नेता के तौर पर उभर कर सामने आ गई। नॉन एंटिटीज कभी आगे नहीं आ सकते, वो आगे आए पीछे जाए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, वो अब गांधी परिवार नॉन एंटिटी हो चुका है, दोनों भाई बहन। भाषण में गांधी परिवार का नाम जब तक मोदी ना ले भाषण पूरा नहीं होता है, क्यों आखिर? क्यों पूरा हो? बात एक साथ कैसे करें? जिन लोगों ने दोनों हाथों से हिंदुस्तान को लूट लिया, हम उसका नाम भी ना लें? अच्छा, इसीलिए नाम ले रहे हैं? क्यों नहीं नाम लेंगे? जिन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। मगर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ बोलना चाहता था, उर्मिला जी ने बहुत सही विषय उठाया। क्यों बार बार प्रियंका गांधी को दिखाया जा रहा है, जबकि वही घिसा पिटा रिकॉर्ड जो माता और पिता तो क्या मतलब बोलते थे? नरेंद्र मोदी को ही लगातार दिखाया? नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी उर्मिला जी ने जो कहा कि वही रिकॉर्ड राहुल गांधी भी चलाते थे, उसी रिकॉर्ड को लाके प्रियंका जी चला रही हैं, फिर भी राहुल जी को दिखाया नहीं जा रहा। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो डरने वाली नहीं है, आप लोग दौड़ रहे हैं। अब अभी उर्मिला जी ने कहा आकर्षक व्यक्तित्व। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं यहाँ रखने वाला हूँ। 5 वर्ष में एक बार प्रियंका जी का दिल धड़कता है, मिसेस वाड्रा का दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए, और आप लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्या आकर्षक व्यक्तित्व ही अब हिंदुस्तान को चलाएगा? कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि इस वक्त नहीं है, मैं इस पर आगे चर्चा नहीं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस से कोई होते तो आपको जवाब देते। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं सीपी रॉय साहब लगातार। सीपी रॉय साहब, क्या लगता है आपको, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? अगर इसी तरह की राजनीति आगे होगी, गांधी परिवार वर्सेस नरेंद्र मोदी, तो बाकी पार्टियां कहां होंगी, और समाजवादी पार्टी भी? वो तो जनता फैसला करेगी। जी, मैं एक बात कह रहा हूं, दरअसल ये दोनों ही पार्टियां इस देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने इनको भी कहा कि आइए मुद्दों पर बात करें, मुद्दों से फिसल गए, ये मुझे इंटरप्ट करने लगे। देखिए, इस देश को न 56 इंच के सीने की जरूरत है, न इस तरह की बातों की जरूरत है। इस देश को सपनों की जरूरत है, उन सप्पनों के सिद्धांतों की जरूरत है, और उनको पूरा करने की संकल्प की जरूरत है। तो आपके नेता सपने ही तो दिखा रहे हैं, समाजवाद के। उत्तर प्रदेश में समाजवाद का सपना ही तो हर शख्स देख रहा है। वैसे तो कानून की क्या व्यवस्था है वहां पर, वो सब जान रहे हैं लोग। तो के सपने, तो फिर मैं फिर सवाल पूछ लेता हूं। मैं यही सवाल पूछ लेता हूं पात्रा जी से कि हमने जितने वादे किए थे सरकार में आने से पहले, चुनाव लड़ने के समय, उनमें से ऐसा कौन सा वादा जो हमने पूरा नहीं किया हो? अगर मैं एक लाइन में बढ़ा देता हूं इनको, अगर वो डेवलपमेंट करें तो ईमानदार हैं, अगर वो सबको एक बराबर लेकर नेताजी मुझे अलाउ करिए एक सेकंड प्लीज, आपको उत्तर दे दूं। सुन लीजिए नेताजी, एक सेकंड। वो ईमानदार नहीं है। सीपी राय साहब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं आपको संबित पात्रा। मुझे लगता है सीपी राय जी को वाकई मुझे लगता है एसपी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। कुछ अच्छी बातें सीपी राय जी ही पहली बार कर रहे हैं, और जहां तक इन्होंने कहा है अपने मैनिफेस्टो के बारे में, मैं वाकई जब सुनिए सीपी राय साहब, सुनिए तारीफ करते हैं, सुनिए राय साहब, जब मुजफ्फरनगर के दंगों के लोग पीड़ा सह रहे थे रिलीफ कैंप में, आपके नेताजी सफाई में क्या कर रहे थे? मैनिफेस्टो लिख रहे थे। ये आप हिंदुस्तान को बताइए। जब भैंस खो गया तो 3 अलग पुलिस अधिकारियों को आपने सस्पेंड कर दिया। मुजफ्फरनगर में जब इनोसेंट लोग मर रहे थे, एक भी आदमी को सस्पेंड किया आपने? मैनिफेस्टो की बात करते हैं। ये मुजफ्फरनगर दंगा कराया आपने इसीलिए क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आपने पढ़ा नहीं नेताजी? घटना घटी जिसका दुख है। अच्छा चलिए, उधर हम नहीं जाएंगे। सीपी राय साहब, हमने बहुत सवाल सुन लीजिए सर, 1 मिनट। आज नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, पात्रा जी, आपके संगठन ने, सीपी रॉय जी, जिससे कि चुनाव के समय आप हमारे अच्छे कार्यों पर बहस न कर सके। ठीक है सीपी रॉय जी, सीपी रॉय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आज नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उन्होंने कहा एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और जिस तरह से WWF में लोग नूरा कुश्ती देखते हैं, कुछ उसी अंदाज में आप लोग आपस में लड़ते हैं। तो मुझे यह बता दीजिए, हमने तो राष्ट्रपति को लिख के नहीं दिया कि हम कांग्रेस की सरकार को समर्थन करते हैं। हम उस सरकार के पार्टी भी नहीं थे। हमने मुद्दों पर समर्थन किया, और पात्रा जी मना कर दें कि संसद पर विभिन्न जो वहां पर अध्यादेश आए या वहां जो बिल आए, क्या बीजेपी पार्टी ने भी कई बिल को समर्थन नहीं किया? तो फिर तो ये भी उनके चट्टे बट्टे हो गए, उनके थाली के एक ही थाली के हो गए। बहुत सारे मुद्दों पर समर्थन किया। देश का सवाल है, हमने मुद्दों पर समर्थन किया। अच्छा, मुद्दों पे समर्थन था, आप उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अरे पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो जो पिंजरे के अंदर तोता रहती है, अगर वो तोता नहीं होता तो फिर इनका कुछ अलग असर होता। उस तोते के कारण से पूरा सपोर्ट दिया गया है। दोनों जो विपक्षी हैं उत्तर प्रदेश में, बसपा और सपा दोनों एक हो गए हैं तोते के डर से, और यहाँ आके कुछ और राग अलाप रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सीपी राय साहब, मगर प्लीज तोते वाले हकीकत को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, मुझे बयां करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, अब बहस को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको असत्य बोलने के आदी हैं, देश में जो विपक्ष, आप तो असत्य पर जिंदगी जीते हैं, दल हैं, असत्य बोलने के आदी है, और लगातार असत्य बोल रहे हैं इस देश के साथ आप।
अच्छा मुझे ठीक है, एक मिनट उर्मिलेश जी को सुन लीजिए। आपने अपने इतना बढ़िया आपके आजम खान तो वहाँ भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। ठीक है, छोड़िए, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। उर्मिलेश जी, मुझे वाकई ये लगता है कर रहे हैं दोनों हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो तमाम साधु संतों से सुन लीजिएगा, मैं इन दोनों जो वहां पर आए थे जब यहाँ पर कुंभ मेला लगा था, कि देखिए वो बता देंगे कि वो कैसा पाठ करते हैं कि अगर सुन लीजिए सीपी राय साहब, उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं, ये नेता नहीं है, पत्रकार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई इस देश में एक अजीब स्थिति है। अगर विपक्ष के जो दल हैं, खासकर क्षेत्रीय दल, अगर इन्होंने वामपंथी और जो लोकतांत्रिक दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, इनका नेतृत्व अगर ईमानदार, सक्षम, अनकंप्रोमाइजिंग होता, इशू जो जनता के हैं उनको लेकर ईमानदारी से लड़ा होता, तो आज देश का नक्शा कुछ और होता। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे का विकल्प नहीं होती। इसलिए जो ये बात कही जा रही है कि कहीं न कहीं उनके गिरेबां में भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी, नहीं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तेलुगु देशम पार्टी, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी जोड़ देना चाह रहा हूं उर्मिलेश जी, अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। बस इसमें जोड़ दूं, आज जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मोदी को जिन्होंने वोट दिया या जो उनके समर्थक है वो समंदर में डूब जाए। तो ये बयान गिरिराज सिंह के बयान से कितना अलग है? नहीं, अगर हमसे आप ही से पूछ रहा हूं, मैं समझता हूं गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो मोदी के समर्थक नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं, वो कह रहे हैं जो मोदी के समर्थक वो समंदर में चले जाएं। देखिए ऐसा है कि दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है, फारूक अब्दुल्ला इस तरह के वाहियात बयान देने के लिए, निरर्थक बयान देने के लिए बहुत कुख्यात पहले से हैं, पहली बात। लेकिन एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि दोनों को कंपेयर जब आप करते हैं और कहते हैं कि बराबरी में है, तो ऐसा नहीं है। गिरिराज सिंह के बयान में जिस तरह का हेट्रेड है, जिस तरह की असहमति के खिलाफ एक निरंकुश आह्वान है, समंदर में जाए या पाकिस्तान जाए, ये कौन नेता क्यों तय करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल, नेता खुद चले जाएं। मैं बिल्कुल उसको मैं तो निरर्थक कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन दोनों को बराबरी में नहीं रखा जा सकता। गिरिराज सिंह का बयान हेट्रेड से भरा हुआ है, असहमति के निषेध का निरंकुश एक आह्वान है। लेकिन आपके साथ जो नहीं है वो समंदर में चला जाए, ये भी तो नफरत वाला बयान है। नहीं, जबकि फारूक अब्दुल्ला के बयान में वो खिसियाहट है जो उस बयान से पैदा हुई है, और फारूक अब्दुल्ला इस तरह की बयानबाजी, फिजूल बयानबाजी के लिए कुख्यात है। मुझे पात्रा कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय। देखिए, चंद दिनों पहले आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। एक सेकंड जरा बंधु शांत हो जाइए। देखिए, कुछ दिनों पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाना पसंद करूंगा मगर मोदी को चुनना पसंद नहीं करूंगा। देखिए, मैंने उसमें ट्वीट भी किया था, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। उमर अब्दुल्ला इस देश के जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। वो ये कह सकते थे कि मुझे कौन रोकेगा, मैं मोदी को अपोज करूंगा मगर मैं अपनी मातृभूमि को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मगर एक चीफ मिनिस्टर क्या कहता है कि मैं वोट नहीं करूंगा और पाकिस्तान चला जाऊंगा। ये ब्लास्फेमस है, ये देश के खिलाफ एक चीफ मिनिस्टर का बयान है। गिरिराज सिंह जी ने जो कहा, कोई भी रह चुके हो वो हमारे साथ, मगर जो हमारे देश की गद्दारी करे वो हमारे देश का गद्दार है। गिरिराज सिंह ने जो कहा उसके खिलाफ अब हम बहस को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ आ चुके हैं। मीम अफजल साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मीम अफजल जी, आज जो प्रियंका गांधी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि सरकार दरअसल 56 इंच के सीने से नहीं चलती है, दरिया दिली से चलती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार सीने और दिल से क्यों चलेगी, दिमाग से क्यों ना चले? नहीं, दिल से भी चलती है, दिमाग से भी चलती है। आप उनकी जो उन्होंने जो बात कही उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उनका इशारा किस तरफ है। जो छोटे दिल के लोग होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। अभी समित जी, मैंने सुना फारूक अब्दुल्ला पे कोई टिप्पणी कर रहे थे या उनको उमर अब्दुल्ला पे, तो उन्होंने कहा कि मोदी उसके वजीर आजम या उनको वोट देने से बेहतर है पाकिस्तान जाना पसंद करूंगा। तो उनको लग रहा है कि ये देशद्रोही बयान है। मेरे ख्याल में जो इन लोगों के बयानात हैं वो तो बड़े देश के हक में होते हैं, जब ये देश की 90% आबादी को कह देते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है, सर सुन लीजिए मेरा सवाल। मोदी जो कुछ बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके ट्रैप पे नहीं फंस रहे हैं? जब आप लोग भी इधर से इस तरह के बयान देने लगते हैं, इन बयानों से जनता का क्या लेना देना है? क्या सरोकार जनता का? इसमें कौन सा ट्रैप है ये बताइए मुझको। अगर प्रियंका जी ने ये कहा है कि देश 56 इंच के सीने से नहीं चलता, दरिया दिली से चलता है, दिल बड़ा करने से मिलता है, इसमें कौन सी बुरी बात है ये बता दें आप मुझको। तो क्या प्रियंका गांधी आगे बढ़ के भी मोदी को टक्कर देंगी, वहां से आगे बढ़ेंगी रायबरेली से बनारस में पहुंचेंगे प्रचार के लिए? ये फजूल सवाल है आपका। अच्छा, ये फजूल है सवाल। एक कोई भी आदमी, शहरी कोई भी, सड़क पर खड़ा हुआ आदमी भी ये बात बोल सकता है।
अच्छा, तो आपने इसका पतंगड़ क्यों बना देखिए मैं कुछ बातों में मैं सहमत, एक सेकंड आप ही की बात कर रहा हूँ मैं सहमत हूँ यहाँ मीम अफजल साहब से कि वाकई बहुत दरिया दिली है गांधी परिवार में। देखिए एक मिस्टर क्यू होते थे, कैसे उनको हिंदुस्तान से बाहर सारे पैसे के साथ भेज दिया दरिया दिली के साथ, और एक बार वो जो यूनियन कार्बाइड में जो हो गया था भोपाल में गैस ट्रेजेडी, कैसे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे अपने जहाज में बैठा के उसको बाहर ले गए, और कैसे अभी ऑगस्टा वेस्टलैंड में सारा पैसा इटली में अब निकल के आया है कि फर्स्ट फैमिली खा रही है। तो इन सब चीजों में बहुत बड़े दिल की आवश्यकता होती है, मगर देशद्रोहियों को देश से बाहर करने के लिए बहुत बड़े दिल की आवश्यकता पड़ती है। वो है गांधी परिवार के पास बहुत बड़ा दिल है। सम्मित पात्रा जी, मीम अफजल साहब, एक शिवराज सिंह चौहान की सरकार वहां है मध्य प्रदेश में, उसने अगर आप कार्बाइड की बात कर रहे हैं, यूनियन का किया। आप लोगों ने अपनी बात रख ली है, आप लोगों ने अपनी बात रख ली है। मीम अफजल चूंकि कांग्रेस से हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, एक मिनट मैं मीम अफजल को मौका देना चाहूंगा चूंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि बहुत देर से जुड़े हैं। एक और बयान आ गया मीम अफजल साहब, प्रकाश जावड़ेकर ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी को जो भी आप लोग गाली देते हैं वो उनके लिए फूल की तरह साबित होता है। चाय वाला बयान जो आपने दिया था उसको भुना लिया उन्होंने। देखिए ऐसा है कि चाय वाला बयान जिसने दिया था हमने उसकी निंदा की थी, और लेकिन जब आप इस तरह के बयान और आगे देते जाएंगे मीम अफजल, तो आप तो मोदी को और मौका देते जाएंगे ना। बयान देता है, अगर कोई ऐसा बयान देता है वो जानता है अच्छी तरह से इससे किसी को फायदा नहीं होता, इससे नुकसान आज तो प्रियंका जी ने चूहा कह दिया है। और इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जिस तरह के बयान अब तक देते रहे हैं, ये सारी शुरुआत उन्हीं की हुई है पिछले 8 महीने से। तो फंस गए ना सर आप इस चक्कर में, शुरुआत उन्होंने की, आप लोग इस ट्रैप में आ गए, आप भी उसी तरह के बयान दे रहे हैं। आप जनता के मुद्दों की बात करते रहते, पॉजिटिव कैंपेन करते, क्या जरूरत थी मोदी पर पलटवार करने की? मौत का सौदागर कौन कह रहा था? कौन सा गलत बयान दिया है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जिस पर डिबेट किया मुझसे बात की है, मुझे आप ये तो बता दें इसमें एतराज किस बात पर है आपको? मेरा एतराज सिर्फ इतना बार है कि सीने और दरिया दिली जैसे जो बयानात हैं या उसके पहले जो बयान दिए गए, चूहे वाली बात कही गई, इन बयानों से जनता के मसले कहां तक से सुलझते हैं? उर्मिलेश जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए इसमें मसला यही है कि अगर मैं एक बात कहता हूँ कि अगर मीम अफजल साहब, मुझे लगता है कि अगर यूपीए 2 की सरकार ने बहुत अच्छा कल्पना कीजिए परफॉर्म किया होता और उसने इस देश के उन आबादियों को भी, उन तबकों को भी एड्रेस किया होता, उनकी समस्याएं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, हालांकि माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ काम, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन आपने अगर बेहतर ढंग से परफॉर्म किया होता तो नरेंद्र मोदी बड़े कारपोरेट समर्थन के बावजूद, आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं कि कारपोरेट समर्थन कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी यूपीए 2 के कोई दरकिनार नहीं। आखिरी कमेंट मीम अफजल साहब से लेना चाहूंगा। मीम अफजल साहब, ये जो हरी भरी खेती मोदी कर रहे हैं, ये उर्वर जमीन जो उन्होंने आपने उनको दे दी वोट की फसल काटने की, आपके लोगों ने दी है, आपने जनता के लिए काम नहीं किया, ये कारण है बोल, केवल बयानबाजी से नहीं मोदी आगे बढ़े हैं। मीम अफजल जवाब दीजिए। जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हरी भरी खेती की जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप इसे हरी भरी खेती समझते हैं तो जरूर काटें वो इसको। अच्छा, और अगर ये हरी भरी खेती है, मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग जो बहस कर रहे हो किस बात पर कर रहे हैं। सर आप बहुत देर से जुड़े हैं, शायद इसलिए नहीं समझ पा रहे होंगे। समित पात्रा साहब, गांधी को आप पैनलाइज करने की नहीं, हरी भरी नहीं, वो कांग्रेस 16 मई के बाद बरी मतलब पूरा एकदम जाने वाली है। मीम अफजल साहब, मैं माफी मांगूंगा चूंकि आपसे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया, बहुत देर से आप हमारे साथ जुड़े। बाहर से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको कायदे से जवाब देता। चलिए वो अच्छा, चलिए ठीक है, कायदे से यही तो दिक्कत है, ये कायदे से जवाब देने वाली जो भाषा चल रही इन दिनों राजनीति में, वही भाषा नहीं होनी चाहिए। जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं ओझिल होते जा रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा आखिरी कमेंट सर, अभी मैंने एक खबर देखी कि दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने जहाज दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया। क्या मैं एक सवाल छोड़ता हूँ कि क्या अपने देश में इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, दंगा होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, जनता पर तमाम तरह के कुठाराघात होते हैं, नीतिगत गड़बड़ियां होती हैं, करप्शन होता है, नहीं है, जनता समझदार है। आप तय करें कि मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे या इस तरह के विष बुझे हुए बाण अगर छोड़े जाएंगे नेताओं की तरफ से तब आप वोट डालेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक